हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। अभिनंदन। इससे पहले हम लोग साइंस में देख रहे थे रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितना भी रेलवे में आया हुआ ग्रुप डी हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे थे। कुछ क्वेश्चन को देखे थे, आगे बढ़ते हैं। आज चैप्टर कोशिका यानी कि सेल से चैप्टर से कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली तो कहा जाता है किसको? तो लाइसोसोम। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के बारे में अगर देखते हैं तो लाइसोसोम तो आत्महत्या की थैली तो कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, एंजाइम पाया जाता है। और यही एंजाइम जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करता है? तो ये एंजाइम क्या करता है? जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उसको तोड़ देता है। उसको तोड़ने का काम करता है कौन? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली। और इस ये लाइसोसोम जो है सिर्फ किसमें पाया जाएगा? तो सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। और इस लाइसोसोम का जो खोज किया था, किसने? डी डुब्बे ने किया था। डी डुब्बे ने इस लाइसोसोम का खोज किया। और यही लाइसोसोम का जो पीएच मान होता है, वह पीएच मान 4.5 से लेकर के 5 तक है। अच्छा, 4.5 से लेकर 5 तक इसका पीएच मान रहता है, तो इसका मतलब कि यह कैसा होगा? तो अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा। क्योंकि 1 से लेकर 7 से कम अगर रहेगा वो अम्लीय, और 7 से ज्यादा रहता है उसको कहते हैं क्षारीय। और अगर 7 रहेगा तो वह कैसा होगा? तो उदासीन। ठीक है, तो पीएच मान इसका कितना? 4.5 से लेके 5 तक होता है, अम्लीय होगा। ये था लाइसोसोम के बारे में। अब माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाए, यानी कि पादप कोशिका के साथ भी और जंतु कोशिका के साथ भी, यानी कि पादप के साथ साथ जंतु कोशिका। और इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं पावर ऑफ हाउस। यानी कि पावर ऑफ हाउस किसको कहेंगे? तो माइटोकॉन्ड्रिया का। यह दोनों में पाया जाएगा, दोनों के साथ साथ पाया जाएगा। यह किसमें? तो ठीक है, एक होता है राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। किसको? तो राइबोसोम। और यह राइबोसोम जो है, यह दोनों में पाया जाएगा। ये भी पादप के साथ साथ पादप कोशिका के साथ साथ जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। और इस राइबोसोम का जो खोज किए थे वह जे प्लाइडे ने किए थे। जे प्लाइडे ने इस राइबोसोम का खोज किया। ठीक है, और एक होता है गोल्जी का।
एक होता है गोल्जी काय, ठीक है। इस गोल्जी काय को क्या कहेंगे, तो इस गोल्जी काय को कहते हैं परिवहन केंद्र, यानी कि एक जगह एक वस्तु को दूसरे जगह ले जाने के कार्य कौन करेगा, तो गोल्जी काय करेगा, और इसको कहेंगे परिवहन केंद्र। और इसको कहते हैं विनिर्माण, बी और इसको विनिर्माण भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो खोज किया था, किसने, इसका खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने, इसका खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने, इसका खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने। कब किया था, तो 1898 में इसका खोज किया था कैमिलो गोल्जी, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हम लोग देखे, लाइसोसोम देखे, इसमें होता है हाइड्रोलेटिक एंजाइम होता है जो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने का काम करता है। लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में, लेकिन राइबोसोम पादप कोशिका के साथ साथ जंतु कोशिका में। लाइसोसोम का खोज किसने किया, डी डुबे। राइबोसोम का खोज में किसने किया, तो जे प्लाइडे ने खोज किया। लाइसोसोम का पीएच मान 4.5 से लेकर के 5 तक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस कहते हैं, और गोल्जी काय को कहते हैं परिवहन केंद्र या विनिर्माण भी, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है। तो अधिकांश कोशिकीय जो प्रक्रिया के लिए होती है कौन, ऊर्जा मुद्रा, वो एटीपी होता है। एटीपी का जो फुल फॉर्म होगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और एक एटीपी है, इसका एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और ये एडिनो ट्राइफॉस्फेट है, ये सिर्फ किस में पाया जाएगा, तो सिर्फ जीवित कोशिका में पाया जाता है। किसमें, जीवित कोशिका में, जीवित कोशिका में सिर्फ ये पाया जाता है। और यह जो एटीपी है वह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जटिल कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ। एडिनो ट्राइफॉस्फेट जो है यह क्या करता है कि कोशिका के अंदर, यानी कि यह कोशिका के इंडोथर्मिक होता है, इंडोथर्मिक के अंदर जा करके यह परिचालन करता है, यानी कोशिका का परिचालन, ठीक है। एक ग्लूकोज, इस ग्लूकोज, यह ग्लूकोज जो C6H12O6 है, यह क्या करता है कि जैसे कि अगर कोशिका द्रव है, यानी कि कोशिका द्रव के संपर्क में जब ये आएगा तो यह टूट जाएगा, किसमें, पाइरुवेट अम्ल में टूट जाएगा। उसमें भी पाइरुवेटिक अम्ल के साथ साथ 3 वायु, यानी कि ऑक्सीजन के साथ प्लस ये क्या निकालेगा, तो ऊर्जा भी निकालता है। कौन, ये ग्लूकोज पाइरुवेटिक अम्ल में टूटता है, किसके संपर्क में आने पर, तो कोशिका द्रव्य के संपर्क में आने पर। इसके डिटेल और आगे बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु, ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेटिक विखंडन को प्रक्रिया कहाँ पर होता है। तो पाइरुवेटिक विखंडन की प्रक्रिया कहाँ होगी, तो कोशिका द्रव में होती है। कहाँ होगी, कोशिका द्रव। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि कैसे। जैसे अगर हम लोग ग्लूकोज लेते हैं,
ठीक है। ग्लूकोज लेते हैं और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। और इसी ग्लूकोज का कितना अणु, तो कार्बन के कितना अणु, 6 अणु। तो इसी कार्बन के 6 अणु को कह रहा है कि ग्लूकोज के 3 कार्बन अणु के प्राइवेट विखंडन प्रक्रिया में कहां पर होगा। तो यह कहां पर होता है, जब इस ग्लूकोज को कार्बन के 6 अणु के ग्लूकोज के जब हम तोड़ेंगे पाइरुवेट में अगर हम तोड़ते हैं तब जाकर के यह टूटेगा पाइरुवेट। अब पाइरुवेट में जब टूटेगा तो इसमें कार्बन के 3 अणु के साथ साथ ऊर्जा निकलता है। कार्बन के 3 अणु के साथ साथ ऊर्जा भी यह देगा। ठीक है। तो यह किसके संपर्क में, यह प्रक्रिया कहां पर होगी, तो यह प्रक्रिया कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, यहां तो ठीक है। अब जब यह पाइरुवेटिक क्या करेगा कि यह पाइरुवेटिक भी टूटता है। यह पाइरुवेटिक भी टूटेगा किसमें, अगर ये पाइरुवेटिक ऑक्सीजन के उपस्थित किसमें, ईस्ट में यानी कि खमीर में। जब पाइरुवेटिक ऑक्सीजन के ईस्ट में उपस्थित रहेगा और तब यह किसमें टूटेगा, तो यह टूटेगा इथेनॉल में। किसमें, इथेनॉल में। इथेनॉल के साथ साथ यह ऊर्जा देगा और ऊर्जा भी जब देगा तो यह ऊर्जा किसमें टूटेगा, तो कार्बन के 2 अणु में टूटेगा यह ऊर्जा। ठीक है। तो जब पाइरुवेटिक के कार्बन के 3 अणु के जब ऑक्सीजन के उपस्थिति के ईस्ट में रहेगा तो इथेनॉल के साथ साथ ऊर्जा देगा और ऊर्जा भी जब देगा तो वह किसमें, तो कार्बन के 2 अणु में टूटेगा। प्लस क्या देगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति। ठीक। एक और टूटेगा किसमें, ऑक्सीजन के भी उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में कब, जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में किसमें, तो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब टूटेगा तो कब, इसमें जब टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल और जल के साथ साथ कुछ ऊर्जा भी निकालेगा। तो क्वेश्चन करेगा कि जब पाइरुवेटिक ऑक्सीजन के उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जल और जल के साथ साथ ऊर्जा देगा। एक और है कहानी इसका कि जब ऑक्सीजन के अगर ये तो दोनों उपस्थिति हो गई, अब अगर जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति हो जाए यानी कि अनुपस्थिति हो जाती है तब किसमें हो जाएगा, अनुपस्थिति हो गई। तो जब अनुपस्थिति हो गई तो पेशीय कोशिका यानी कि पेशीय कोशिका में क्या होगा, तो पेशीय कोशिका में क्या होगा, पेशीय कोशिका में यह लैक्टिक अम्ल का निर्माण करेगा, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करेगा और लैक्टिक अम्ल के साथ साथ यह निकालेगा ऊर्जा निकालता है। लैक्टिक अम्ल के साथ साथ ऊर्जा को निकालेगा और ऊर्जा भी जब निकलेगा तो किसमें, तो कार्बन के 3 अणु में निकलता है। कार्बन के 3 अणु में यह ऊर्जा निकलेगा और लैक्टिक अम्ल, और यही लैक्टिक अम्ल जब हम लोग खेलते या कूदते हैं तो मांसपेशियों में ऐंठन महसूस होता है, यानी कि
ऐंठन यानी कि दर्द वगैरह जो महसूस होता है तो यही लैक्टिक अम्ल है। इसी लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में ऐंठन वगैरह महसूस होता है। ठीक है, तो आपका जो ये क्वेश्चन था सिर्फ यहीं तक था। कह रहा है कि जैसे कि 6 कार्बन अणु, ग्लूकोज का कार्बन का कितना अणु, 6 अणु, और यही 6 अणु जब पायरुवेटिक अम्ल में टूटेगा तो कहां पर, तो यही है कोशिका द्रव में। कहां टूटेगा, तो कोशिका द्रव में। और जब इस पायरुवेटिक को ऑक्सीजन के उपस्थिति में ईस्ट में रहेगा तो इथेनॉल के साथ ऊर्जा, और ऊर्जा कार्बन के 2 अणु और कार्बन डाइऑक्साइड, और यही पायरुवेटिक जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का संकेत। और यही पायरुवेटिक जब CO2 के O2 के अनुपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन का जब कमी हो जाएगी तो पेशीय कोशिका में जाएगा, और पेशीय कोशिका किसमें, लैक्टिक अम्ल के साथ साथ ऊर्जा और ऊर्जा कार्बन के 3 अणु, और यही लैक्टिक अम्ल मांसपेशी ऐंठन जो महसूस होता है यही लैक्टिक अम्ल के कारण ही मांसपेशी में ऐंठन महसूस होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कोशिका विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देगा, तो वो कौन है, वह है अंतःद्रवी जालिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोरेटिकुलम। इसको एंडोरेटिकुलम कहते हैं, जो विषाक्त पदार्थ और औषधियों यानी कि कोशिका के अंदर जो भी विषाक्त पदार्थ या औषधि जाएगा उसको अंतःद्रवी जालिका क्या करेगा, खत्म। और अंतःद्रवी जालिका जो है, यह अंतःद्रवी जालिका जो है वह जंतु कोशिका के साथ साथ किसमें, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाएगा। और यही जो अंतःद्रवी जालिका है इसका जो खोज किया था वो पोर्टर ने किया था। ठीक है, पोर्टर ने किया था। और यह अंतःस्रावी जालिका 2 प्रकार, यह अंतःस्रावी जालिका 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार का होता है क्या, स्मूथ होता है, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। एक रफ इंडोरेटिकुलम और एक रफ इंडोरेटिकुलम। ये जो स्मूथ वाला है इसमें राइबोसोम नहीं होता, लेकिन यह स्मूथ रेटिकुलम जो है वह कार्बोहाइड्रेट और वसा का संश्लेषण करता है, वही जो रफ इंडोकुलम है यानी कि खुरदुरी अंतःस्रावी जालिका जो है जिसमें राइबोसोम होता है, ठीक है, राइबोसोम होता है। और यह रेटिकुलम जो है किसका संश्लेषण करेगा, तो कोशिका के प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि कोशिका के जो प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो रफ इंडोकुलम यानी खुरदुरी अंतःस्रावी जालिका। ठीक है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया तो इसके बारे में तो बता ही दिए हैं कि इसको कहते हैं क्या, पावर ऑफ हाउस। और ये दोनों में पादप में भी और जंतु में भी, ये पादप और जंतु में भी। राइबोसोम के बारे में, यह राइबोसोम इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज किया था जे प्लाइडे ने खोज किया था।
और यह राइबोसोम दोनों में ये भी पाया जाएगा, यानी कि इसमें पादप के साथ साथ जंतु कोशिका में भी। और ये गोल्जी काय जो है वह परिवहन केंद्र है, यानी कि वस्तु को इधर उधर ले जाना ये क्या है, गोल्जी काय का काम है। परिवहन कोशिका के भीतर जो परिवहन को इधर उधर ले जाता है वह गोल्जी काय का काम है। या इसको कहते हैं क्या, विनिर्माण केंद्र भी इसको कहते हैं गोल्जी काय को। और इस गोल्जी काय का खोज किसने किया था, तो खोज इसका कौन किया था, तो कैमिलो गोल्जी ने खोज किया था। कब, 1898 में इसका खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने। और एक है लाइसोसोम को क्या कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली कहते हैं किसको, लाइसोसोम। और राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं किसको, तो राइबोसोम। ठीक है, तो अंतःस्रावी जालिका जो भी हमारे कोशिका में विषाक्तम पदार्थ या औषधि जैसे जहरीले पदार्थ जाएगा तो उसको मार गिराने का काम यानी खत्म करने का काम कौन करता है, अंतःस्रावी जालिका। ठीक है, अंतःस्रावी जालिका माइक्रोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ हाउस, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, गोल्जी काय को परिवहन केंद्र और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में लगी चोट के मरम्मत के लिए किस प्रकार का सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम लोग के शरीर पर कट गया तो जितना कटता है उतना ही बाद में फिर जुट जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि जितना कटा उतना ही जुट गया, यानी कि बराबर हो गया, यानी कि इसको मरम्मत के लिए समसूत्री विभाजन हो। अगर हम लोग को चोट लगता है तो जितना कटता है उतना ही बाद में फिर कोशिका जुड़ जाती है, यानी कि समसूत्री। अब देखते हैं कि सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन है, यह सेल डिवीजन दिया किसने, तो बिरचाउ ने दिया। किसने दिया, बिरचाउ ने यह देखा। इसमें सेल डिवीजन में जब क्या होता है कि सेल बढ़ता है, यानी कि सेल आपस में टूट के बढ़ता है। जैसे कि एक ये सेल है, और जैसे जैसे मेरा शरीर बढ़ेगा उस टाइप से यह सेल टूट जाएगा। ये आगे जाके 2 में टूट गया, फिर आगे जाके ये 2 में टूट जाएगा, फिर आगे जाके ऐसे ही टूट जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो सेल डिवीजन कहेंगे। तो सेल डिवीजन जो है किसने दिया, बिरचाउ ने। और सेल डिवीजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है असूत्री, दूसरा है समसूत्री, तीसरा है अर्धसूत्री। असूत्री को इंग्लिश में कहते हैं कहते हैं क्या, मिटोसिस। ठीक है, और इसको सिर्फ कहते हैं मिटोसिस, और इसको कहते हैं मियोसिस। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन। ठीक है, और यह असूत्री विभाजन जो होता है वह किसमें होगा, तो विषाणु में, वायरस में, प्रोटोजोआ में, नील हरित शैवाल में। और यह समसूत्री विभाजन मनुष्यों में, पौधों में, यह समसूत्री विभाजन।
अर्धसूत्री विभाजन। और अब ये जो मियोसिस है, ये मियोसिस में जैसे कि जिगुण सूत्र जो है यह बराबर बराबर भागों में बट जाता है, या बराबर बराबर भागों में बट जाता है इसका गुण सूत्र। जो जितना मान इसका होगा, अगर टूटेगा भी तो इसका मान उतना ही होगा, यानी कि बराबर बराबर में टूटेगा। अर्धसूत्री में क्या होता है कि अर्धसूत्री में इसका जो गुण सूत्र है, यह गुण सूत्र क्या हो जाता है, तो आधा हो जाता है। इसमें जो गुण सूत्र है इसमें आधा हो जाता है। ठीक है, तो शरीर में लगी चोट और मरम्मत के विकास के लिए विभाजन के लिए कौन सा सेल विभाजन, तो समसूत्री यानी कि मिटोसिस होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से कोशिकांग केवल पादप में पाया जाता है, तो सिर्फ पादप में पाया जाएगा तो वो होगा लवक। और सिर्फ पादप में पाया जाएगा तो लवक, सिर्फ जंतु में तो सिर्फ ये जंतु में पाया जाएगा तो सिर्फ जंतु। ठीक है, रसधानी, ये रसधानी तो किसमें, ये रसधानी तो आपको पादप कोशिका में पाया जाएगा, लेकिन पादप कोशिका में पाया जाएगा, पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। कौन, रसधानी। पादप कोशिका में रसधानी जो है वह नहीं पाया जाता। ठीक है, लवक केवल पादप में पाया जाएगा। ठीक है, ये भी पादप कोशिका। आगे देखते हैं, आगे जिस अब माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पादप के साथ साथ जंतु कोशिका। एक पादप कोशिका, ठीक है, पादप कोशिका, और एक जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। ठीक है, तो ये पादप कोशिका का जो पादप कोशिका का जो कोशिका भित्ति है, पादप कोशिका का जो कोशिका भित्ति या कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होता है। ठीक है, इसमें कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में दोनों होता है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। लेकिन जंतु कोशिका में सिर्फ कोशिका भित्ति होती है, सिर्फ कोशिका भित्ति होती है। और इसको पादप कोशिका के जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज का बना होता है। वह किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। लेकिन जंतु कोशिका जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन का बना होता है, काइटिन का बना होता है। ठीक है, ये इसका जो बना होता है जंतु कोशिका का, ये काइटिन का बना होता है। ठीक है, और इसमें केंद्रक भी होता है, इसमें केंद्रक तो दोनों में होता है, लेकिन इसका जो केंद्रक होता है वह बीच में नहीं होगा, किनारे होता है। इसका केंद्रक पादप कोशिका का जो केंद्रक है वो किनारे होता है, लेकिन इसका जो केंद्रक होता है वह बीच में होता है। इसका केंद्रक यानी कि जंतु कोशिका का जो केंद्रक होगा वह बीच में। ठीक है, अब क्या अंतर है, अब अंतर इसका क्या है कि इसमें पादप कोशिका क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण करेगा, लेकिन यह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहा है, यह प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, यह प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। ठीक है, अब गुणसूत्र उपस्थित होते हैं परंतु बड़े आकार में। इसमें तो गुणसूत्र होते हैं, इसमें गुणसूत्र तो होंगे। ठीक है, इसमें गुणसूत्र होते हैं लेकिन बड़े आकार में होते हैं, कितने आकार में, बड़े आकार में। और इसका जो गुणसूत्र होगा
इसका जो गुणसूत्र होगा, इसका गुणसूत्र जो होगा, इसका गुणसूत्र छोटे आकार में इसका गुणसूत्र होता है। ठीक है, अब दोनों में कौन कौन पाया जाता है? तो दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा और एक राइबोसोम पाया जाएगा। दोनों में अगर पाया जाएगा तो दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ राइबोसोम पाया जाएगा। और क्या? तो गोल्जी का भी दोनों में पाया जाएगा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, एक होता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है पादप कोशिका में सेंट्रियोल नहीं पाया जाएगा। सेंट्रियोल पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा, लेकिन इसमें सेंट्रियोल होता है। ठीक है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, पादप दोनों में कौन कौन पाया जाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गोल्जी। पादप कोशिका, कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों होता है, लेकिन इसका जो पादप कोशिका का कोशिका भित्ति किसका बना रहेगा? तो सेलुलोज का बना रहेगा। लेकिन पादप कोशिका, जंतु कोशिका में जो कोशिका भित्ति होता है वो काइटिन का बना रहेगा। जंतु कोशिका में केंद्रक होता है लेकिन बीच में, पादप कोशिका में केंद्रक होगा लेकिन किनारे होगा। पादप कोशिका प्रकाश संश्लेषण करती है लेकिन जंतु कोशिका प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है। पादप कोशिका में गुणसूत्र तो होता है लेकिन बड़े आकार में, लेकिन जंतु कोशिका में गुणसूत्र होता है लेकिन छोटे आकार में। तो आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।